स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सेकेंड वेव की जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने देखा कि औरतों का कल्चर और पॉलिटिकल लेवल पे इनइक्वालिटी रही है, बहुत भेदभाव रहा। हर रीति रिवाज में उनको पीछे रखा जाता है। औरतों को पॉलिटिक्स में उनको बिल्कुल एनकरेजमेंट नहीं मिलता है और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और पर्सनल लाइफ के अंदर भी उनको हर चीज़ में पॉलिटिसाइज किया जाता है। उनकी पावर को कम आंका जाता है महिलाओं की। सेकेंड वेव की खासियत रही कि ना सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर इसने इम्प्रूवमेंट लेके आई, बल्कि पूरी दुनिया में सेकेंड वेव ने असर दिखाया और इसकी चर्चा हुई कि औरतों को उनके हक मिलने चाहिए। ये खासियत रही है। कौन कौन से मेजर इवेंट्स रहे सेकेंड वेव में, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है कैनेडी एडमिशन। इसके अंदर एलेनोर रूजवेल्ट वो चेयर पे आई और उन्होंने इशू किया कमीशन 1963 में और डॉक्यूमेंट किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा औरतों के खिलाफ। अमेरिकन लाइफ में किसी भी क्षेत्र में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस बात को उन्होंने सबसे पहले स्थापित किया। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक, सबसे कंट्रोवर्शियल रही, द फेमिनिन मिस्टिक। ये बेटी फ्रीडन की किताब थी और इसमें इंटरव्यू थे और औरतों के, और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से उनको दबाया जाता है और इसको रिपोर्ट में भी यूज़ किया गया और बेस्ट सेलर है ये किताब। बहुत ओवर 1 मिलियन कॉपीज इसकी प्रिंट हुई उस ज़माने में। ये काफ़ी बड़ा नंबर है और इन दोनों का ही कंबाइंड एफर्ट था कि सिविल राइट एक्ट के अंदर इसको यूज़ किया गया और इसका टाइटल दिया गया टाइटल 7 और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि काम के क्षेत्र में औरतों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, औरत होने पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि इस चीज़ को खास इंक्लूड किया गया और इसके बारे में कहा गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर एजुकेशन कोड्स के पास किए गए 72 में इससे जुड़े हुए, जिसको टाइटल 9 दिया गया। ये बताता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा। टाइटल 9 बहुत इम्पॉर्टेंट रहा आज के ज़माने में भी। यंग औरतें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और इसको स्पोर्ट्स से भी जोड़ा गया और इस एक्टिविटी में भी औरतें पार्ट ले सकती हैं, इसका खास इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन बड़ा शर्मनाक है, लेकिन ये सच है कि आज भी ये सब लॉज, ये कानून सिर्फ नाम के ही रह गए। कोई इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंच पाई। जैसे कि कमीशन के पहले 5 साल 50,000 केसेस कंप्लेंट्स दर्ज हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला। औरतों के साथ वही भेदभाव होता रहा। वो उनको कम सैलरी में काम करना पड़ा, कभी उनको प्रमोशन नहीं मिला प्रॉपर्ली। इसका क्या नतीजा आया, इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई और नाउ जो कि है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, इसका गठन हुआ 1966 में और ये लीगल रूप से काम करती थी इस क्षेत्र में। नाउ का यही काम हुआ करता था और NAACP जो कि ब्लैक अमेरिकन्स के लिए है, इसके साथ मिलकर के ये काम करती थी और देखते थे औरतों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ अलग अलग और इंस्टीट्यूशंस बने जो कि ब्लैक्स की बात करती है, लैटिन अमेरिकन्स की बात करती है, एशियन अमेरिकन्स की, लेस्बियंस की, इन सब लोगों से जुड़े हुए समस्याओं की बात करती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा,
कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा उनकी वजह से। नेक्स्ट 1973 में 22 जनवरी ये केस हुआ, रो वर्सेस वेड, और सुप्रीम कोर्ट में यूएस के ये बिल, इस केस की बात चली और इससे अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया। लीगलाइज जो किया गया था 50 स्टेट में अमेरिका की, उसका जो राइट है वो चेंज किया गया। 14th अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया अमेरिका के इस एक इकलौते केस की वजह से। और इस विक्ट्री की वजह से डी फैक्टो डिस्क्रिमिनेशन बंद हुआ और रेक्टिफाई किए गए इक्वल राइट्स को लेके आया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 72 में। और कह सकते हैं कि इक्वलिटी को लेके आया गया और अब लीगली जो है मर्द औरत में भेद करने की जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया इसकी वजह से। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसकी ज़रूरत है चेंज करने की। इसके बारे में हम बाकी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट।